गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ। मेडिवल हिस्ट्री पर हम लोग ने तुगलक वंश पर चर्चाएं कर ली हैं। आज की वीडियो में हम लोग सैयद वंश पर चर्चा करेंगे। सैयद वंश का बहुत छोटा सा पोर्शन है, लगभग 37 ईयर्स का पोर्शन है, उसको हम लोग आज ही की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे कुछ खास नहीं। तो जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने भारतीय संविधान और प्राचीन भारत पे सिलेबस पूरा करा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, जजिया कर किसने स्टार्ट किया था और भारत पर फर्स्ट टाइम किस इस्लामिक शासक ने अटैक किया था, तो उसके बारे में उसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो में डिस्कस करता हूं तो फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो उसका आंसर मैं उसी कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। और उसके सेकंड लास्ट वीडियो में क्वेश्चन जो मैंने पूछा था ट्यूलिप से रिलेटेड था और आयुष का फुल फॉर्म था, उसमें मिस्टर अंजनी त्रिपाठी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। आप उस आंसर को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट एनालाइज करके उन्होंने आंसर दिया, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो जो जजिया कर और एंशिएंट हिस्ट्री, जो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जजिया कर और आक्रमण से रिलेटेड, उसका मैं कमेंट सेक्शन में उसी वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको बता दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश, देखिए खिजर खान ने, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि नुसरत महमूद नुसरत शाह करके नाम था उसका। तो उसने जाके, उसके बाद खिजर खां, तैमूर का अटैक होता और खिजर खां सत्ता संभाल जाता है और खिजर खां दौलत खां लोधी को मार के और सत्ता पे आता है। देखिए ये लोधी वंश का नहीं है, सिर्फ दौलत खां लोधी उसका नाम है। ओके, तो खिजर खां सत्ता में आता है, सैयद वंश की स्थापना करता है। सैयद वंश लगभग 14 से लेके 1451 तक ऑलमोस्ट 37 ईयर्स तक चलता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट टाइम होता है इसका। इसके पहले जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है दिल्ली सल्तनत में, वो रहा है अलाउद्दीन खिलजी का वाला खिलजी वंश। ठीक है, 2090 से लेके 1320 तक आसपास ऐसा टाइम पीरियड है, लगभग 30 ईयर्स तक। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं आपको, सेकेंड लॉन्गेस्ट दिल्ली सल्तनत पर इसका टाइम रहा 1414 से लेके 1451 तक। ओके, लगभग 37 ईयर। लेकिन अगर रिजल्ट्स, कंक्लूजन, कार्यप्रणाली, शासन, अगर इस पर आप रूलर्स के कार्यप्रणाली, रूलर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इस पर नजर डालें तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बेकार शासन रहा सैयद वंश का। सबसे बेकार मतलब वन ऑफ द वर्स्ट, वन ऑफ द बैड्स, वन ऑफ द वर्ड्स, वन ऑफ द, कहते सबसे बेकार शासन है। कोई उसका कंक्लूजन नहीं आया, सारे शासक इसमें बेकार ही रहे। कुछ राइटर्स लिख देते हैं कि ये योग्यतम शासक था, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर कार्यप्रणाली देखा जाए, सब शासकों के टाइम पीरियड को एनालाइज किया जाए, तो कोई कंक्लूजन किसी का नहीं निकलता है। दूसरी बात, पहले बात, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो अगर ये कहते हैं कि कुछ बच्चे इस आधार पर इसको जज करने लगते हैं कि हो सकता है कि टाइम पीरियड कम हो, इसके कारण इसमें ज़्यादा शासक आ नहीं पाए, और ज़्यादा शासक नहीं आ पाए, इसके कारण इन्होंने कोई डेवलपमेंट, कोई नई अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर पाए। इस आधार पर कुछ बच्चे जज करते हैं, लेकिन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड रहा 37 ईयर्स। इसके पहले भी खिलजी वंश 2090 से लेकर 1320 तक लगभग 30 सालों तक शासन किया। लेकिन देखिए अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, उसके बाद अलाउद्दीन, इस तरह के शासक आते हैं वहाँ पर। जलालुद्दीन जैसा कमांडर आता है, अलाउद्दीन जैसा एक्सपेंशनिस्ट आता है, साम्राज्य का विस्तार करता है और एक ऐसी नीतियाँ अपनाता है कि जिसके कारण एक लॉन्ग टर्म पर उसकी नीतियाँ सक्सेस होती हैं। और उन्हीं नीतियों को, वो टाइम पीरियड तो भले उसको 30 ईयर्स तक था, 30 ईयर्स एक्सेप्ट करते हैं, 30 ईयर्स टाइम था, लेकिन उस टाइम पर उसने एक ऐसी नीतियाँ अपनाई जो एक लॉन्ग टर्म पे सक्सेसफुल रही, और उन्हीं नीतियों को, उसी साम्राज्य को तुगलकों ने बाकायदा संभाल कर रखा। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, 3 राजाओं ने तो बाकायदा उसको संभाला। लेकिन फिरोज शाह के बाद एक राजा ऐसे आता है जो जल्दी से बदलते रहे। देखिए जब तक मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी राज्य की समृद्धि के लिए उसका पॉलिटिकल कहा जाए स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है, जिसका मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिया था किसी वीडियो में कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट ना होने का एक कारण भी रहा है क्योंकि यहाँ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी रही नहीं। कोई भी सरकार लगभग 5 साल तक शासन कर ही नहीं पाई। इसीलिए यही वहाँ पर भी देखने को मिलता है तुगलक वंश के अंत में, एक के बाद एक राजा बदलते रहे, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर बन ही नहीं पाती है। इसीलिए फिरोज तुगलक वंश खत्म हो जाता है। लेकिन जब इसी कोलैप्स को और अधिक कहा जाए ताबूत पर आखिरी कील, ताबूत पर आखिरी हथौड़ा, ऐसा कुछ कहावत है, उस पर जो साबित हो तैमूर का अटैक है। देखिए जब तैमूर का अटैक हुआ तो ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ तैमूर का अटैक ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसके पहले भी बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें कुछ चल रही थी। एक तो मैंने कहा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये तो रहा, पहले अस्थिरता रही। दूसरी बात है जो वहाँ के सुल्तान थे वही नकारा थे। तीसरी बात, जो वजीर थे वो अपनी एक अलग गंगा बहाने कोशिश कर रहे थे। हर तरह से दिल्ली सल्तनत को कोलैप्स होने की, कहा जाए तुगलक वंश के कोलैप्स होने की नींव पड़ गई चुकी थी और तुगलक वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत, पूरी दिल्ली तबाह हो गई तैमूर के आने से। ठीक, वो एक अलग बात है। अब अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया, हिंदुओं की ऐसी हालत हो गई थी कि बड़े बड़े जो अमीर हिंदू थे वो भी घरों में काम करने, उनकी स्थिति भी दयनीय हो गई थी। अलाउद्दीन का जब भी नाम आता है ये कहा जाता है कि हिंदुओं की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। अगर समरी के तौर पर देखा जाए तो पूरी दिल्ली सल्तनत में ही हिंदुओं की स्थिति खराब हुई, इक्का दुक्का राजा छोड़ के किसी ने भी हिंदुओं का भला नहीं किया। ठीक है, अब उसके बाद चलिए अब टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब समझ में आ गया आपको, क्योंकि खिलजी वंश 37 ईयर्स तक रहा और कोई भी अचीवमेंट नहीं आई इसकी। वहीं पर अगर कंपेयर, मैंने अलाउद्दीन से कोलेट करने की कोशिश इसीलिए की क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड तो अलाउद्दीन का रहा, खिलजी वंश का रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि तो ये खिज्र वंश में, ये सैयद वंश में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाई। टाइम से मतलब नहीं है, शासकों की क्या जाए रूलर्स की जो उनकी एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात स्टेबिलिटी, जब शासक बदल ना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश कर ली। 37 ईयर्स तक टाइम पीरियड रहा। अब थोड़ा सा हम लोग लिख कर समझने की कोशिश करते हैं। सैयद वंश के बारे में टाइम पीरियड रहा 1414 से 1451। ओके, इतना टाइम पीरियड रहा। तो खिज्र खां, इसमें देखिए 3 शासकों ने तुगलक वंश के बाद नींव पड़ती है 1414 में सैयद वंश की। खिज्र खां नींव डालते हैं और इसका टाइम पीरियड 37 ईयर्स रहता है और इसमें 3 या 4 शासकों ने शासन किया। 4 शासकों ने शासन किया। कौन कौन से? खिज्र खां, टाइम पीरियड रहा इसका 1414 से 21 तक। इसके बाद आया मुबारक शाह, मुबारक शाह का टाइम पीरियड था 1421 टू 34। इसके बाद आया मोहम्मद शाह, इसका टाइम पीरियड रहा 1434 टू 1443। ओके, और लास्ट वन आया अलाउद्दीन आलम शाह। ये 4 राजा आए 43 से 51 तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड है, लेकिन इसकी मृत्यु बाद में हुई थी। तो ये 4 शासक है और चारों कोई खास अचीवमेंट रही नहीं रही। और उसमें से एक शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ये तो इतना कहा जाए लेजी था, इतना आलसी था कि ये कभी अपने बदायूं से ही बाहर नहीं गया। दिल्ली का शासक इनडायरेक्टली चल रहा था वजीर के माध्यम से, और ये अपने अलाउद्दीन आलम शाह कभी बदायूं के बाहर नहीं जाता था। इतने कहा जाए नाकारा, इतने लेथर्जिक अगर शासक होंगे तो शासन राजनीति कैसे डेवलप होगी, आपका शासन कैसे डेवलप होगा। तो इसी का पूरे सैयद वंश के 37 ईयर में कोई भी राज्य में एक्सपेंशन नहीं हुआ,
पूरा राज्य में हमेशा विद्रोह होते रहे, सभी शासक आते गए वो विद्रोहों को दबाते रहे, और धीरे धीरे जो तुगलक वंश में एक कहावत चल रही थी कि जगत के स्वामी का जो एक्सपेंड राज्य है वो दिल्ली से पालन तक का है। अब जो छोटे छोटे राज्य जैसे इटावा ले लीजिए, बदायूं ले लीजिए, ग्वालियर ले लीजिए, और इस तरह के जो आसपास राजस्थान, पंजाब, ये सब जो छोटे छोटे राज्य थे, इनके एरियो में जो छोटे छोटे राज्य ये सब विद्रोह कर रहे थे। बंगाल तो साउथ तो अलग हो ही गया था, बंगाल भी अलग हो चुका था, यहाँ पूरा विद्रोह चल रहा था। तो इस स्थिति में तैमूर ने आक्रमण कर दिया, एक अनस्टेबिलिटी आ गई दिल्ली सल्तनत में। अब यह कहा जाता है कि सैयद वंश में इतनी अयोग्यता आई थी शासकों के बीच में, और हिंदुओं ने इतने विद्रोह किए थे पूरे भारतवर्ष में कि यदि खिज्र खां के सैयद वंश के पास बहलोल लोदी ना आता, ऐसा कहा जाता है, बहलोल लोदी ना आता तो दिल्ली पर भी हिंदू अधिकार कर लेते। ठीक है, अगर सही टाइम पर बहलोल लोदी ना आता, अपनी सत्ता ना संभालता, तो दिल्ली पर भी हिंदू सत्ता एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है, तो ये चार शासक, चारों के बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। चारों के बारे में का जैसा अयोग्यतम शासक थे पूरे दिल्ली, पूरे जगह जो खिज्र खां, ये जो सैयद वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती तारीख ए मुबारक शाही। तारीख, पूरा सोर्स यही है, तारीख ए मुबारक शाही। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिसे याहिया अहमद बिन सरहिंदी ने लिखी, याहिया अहमद बिन सरहिंदी ने लिखा इस बुक को, और वही पूरे सोर्स कहे जाते हैं ये सैयद वंश का। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके खिज्र खां से। खिज्र खां, एक बात और आपको बता दें, सैयद वंश में खिज्र खां का टाइम पीरियड है 1414 से 21। ठीक है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। इसके फादर थे मलिक सुलेमान, थोड़ा सा कोलेट करने की कोशिश करिएगा। मलिक सुलेमान, ये कौन था? मलिक सुलेमान फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के एक नोबल था। ठीक है, नोबल मतलब अमीर था। क्या नाम था इसका? मलिक मर्दान। मलिक मर्दान का इसका एक नोबल था, नोबल का नाम था मलिक मर्दान। इसी का दत्तक पुत्र था मलिक सुलेमान, मतलब दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ। और इसी मलिक सुलेमान का ही पुत्र था खिज्र खां। आप समझ में आया? कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। तुगलक वंश से ही में आ चुके थे। ठीक है, तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के एक अमीर था मलिक मर्दान, उसका दत्तक पुत्र मलिक सुलेमान, और मलिक सुलेमान का पुत्र था खिज्र खां। अब देखिए, जो मलिक सुलेमान था इसको मुल्तान का गवर्नर बनाया था। ठीक, फिर देखिए मुल्तान का गवर्नर बनाया गया, और जब मलिक सुलेमान की मृत्यु हो जाती तो ये मुल्तान का गवर्नर का पद है वो इसको मिल जाता। ठीक, अब यहाँ पे ये लगभग टाइम पीरियड चल रहा है 1390 के आसपास है, 1390 के आसपास है। फिरोज शाह तुगलक मर चुका है और उसके बाद अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली के जो सेंट्रल में है, दिल्ली की सत्ता में है, को वो मैंने बताया अनस्टेबिलिटी आ रही है, एक के बाद एक पर शासन बदल रहे हैं, कोई भी राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो ये बात खिज्र खां को दिमाग में तो चुभ ही रही होती है कि अब हम चाहें तो दिल्ली पर कब्जा कर सकते, सुल्तान पर कब्जा कर सकते हैं। तो खिज्र खान, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, खिज्र खान प्लानिंग कर रहा होता है दिल्ली पर अटैक करने की, सत्ता हथियाने का अटैक कर रही है। ठीक, दिल्ली पर अटैक करने की पूरी चीज़ हम समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नासिरुद्दीन महमूद और देखिए दो शासक थे। एक बार फिर देखिए, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। नुसरत शाह फिरोजाबाद से और नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली से
ठीक है, 2 शासक कर रहे हैं, ठीक, एक ही फैमिली के हैं। ये फिरोजाबाद से और दिल्ली से। मैंने बताया दोनों लोग, बताया नहीं लिखा है कि दोनों लोग शतरंज के शहंशाहों की तरह बर्ताव करने लगे हैं, संघर्ष करने लगे हैं। अब इसका नासिरुद्दीन महमूद का एक काजा वजीर था, क्या नाम था इसका, मल्लू इकबाल। ये सब हम पढ़ चुके हैं, मल्लू इकबाल, ठीक। दोनों में कोलैप्स होता, काजा विरोध प्रदर्शन होता है। अब देखिए मल्लू इकबाल है ना, इसको ये प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है कि खिज्र खां दिल्ली पर हथियाना चाहता है। तो देखिए आप फिर से समझने की कोशिश करिए, गुजरात गवर्नर है मुल्तान का खिज्र खां, जो दिल्ली पर सत्ता हथियाना चाहता है। और दिल्ली में की स्थिति क्या चल रही है, नासिरुद्दीन महमूद, दोनों के बीच में कहा जाए टक्कर की, संघर्ष की स्थिति है। और नासिरुद्दीन महमूद का वजीर है इकबाल। इसको ये बात पता चल जाती है प्लानिंग की। अब यहाँ पर स्थिति ये आती है कि मल्लू इकबाल अपने भाई शारंग खान को इस बारे में बताता है, जो दीपालपुर, सब नाम याद रखिएगा भाई, फिर से आएंगे, दीपालपुर का सूबेदार होता है या दीपालपुर का शासक होता है। ये सारंग खान अटैक करता है खिज्र खान को और मुल्तान हथिया लेता है। मुल्तान हथिया लिया इसने, ठीक, खिज्र खान ने, और खिज्र खान को रिप्लेस कर दिया। ये बात चल रही 95-96 की, 95-96 की मुल्तान। अब सारंग खान की बात है। सारंग खान और मल्लू इकबाल दोनों भाई हैं। इसलिए अब यहाँ समझ में, अब देखिए 96-97 तो अब थोड़े दिन तक मामला शांत रहता है। लेकिन जब 97-98 के आसपास बात आती है, 98 पर तैमूर खान भारत। हाँ, लास्ट वीक में मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, तैमूर लंग के बारे में। मैंने जस्ट जहाँ से वीडियो ऑफ किया तभी मेरे दिमाग में तुरंत आ गई। तैमूर खान है, तैमूर लंग, इसको भाग्यशाली भविष्य का स्वामी भी कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया, भाग्यशाली भविष्य का स्वामी किसे कहा जाता है, तो तैमूर लंग को ही कहा जाता है। लास्ट वीडियो में जब मैंने कवर किया था तो उसको मैं बताना भूल गया था। अब देखिए 98 में तैमूर लंग भारत आता है, तो खिज्र खां पहले इसके पैर पकड़ लेता है, इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसकी सहायता का वचन देता है। अब तैमूर लंग ने किस तरह भारत को बर्बाद किया सभी कोई जानते हैं, लास्ट वीडियो मैंने कवर किया इस बात को। तो तैमूर लंग जब जा रहा होता है, वापस लौट रहा होता है, तो अपने साम्राज्य का स्वामी जो बनाता है, अपने साम्राज्य का स्वामी बनाता है, वो खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि बना देता है। प्रतिनिधि, स्वामी ना कहेंगे इसको, प्रतिनिधि कहेंगे, ठीक है, इसको प्रतिनिधि कहें। खिज्र खां बनाता है और ये पूरा मुल्तान और दीपालपुर, मतलब सारंग खां का भी एरिया, दीपालपुर, दोनों इसके अंडर में दे देता है। ओके, अब यहां देखें तैमूर। अब खिज्र खां को 1398 के अंत में तैमूर लंग के जाने के बाद इसको शासन पूरे कहा जाए, एक जो अस्तित्व में शासक बचा है खिज्र खां, क्योंकि अभी नासिरुद्दीन महमूद तो अंडरग्राउंड है, मल्लू इकबाल भी अंडरग्राउंड है, और यहाँ पे खिज्र खां को पूरी पावर देख के तैमूर लंग वापस चला जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि 1414 में इसको ये सत्ता संभालता है और 398 में ही इसको सब कुछ मिल चुका है। ये लगभग 16 ईयर्स तक करता क्या है, 16 ईयर्स तक ये अपनी शक्ति को बढ़ा रहा होता है, क्योंकि तैमूर लंग का ऊपर हाथ रखा है। तो ये कहा जाता है कि इसने तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन किया था। सत्ता 1414 के बाद भी खिज्र खां ने तैमूर लंग खुद सुल्तान को उपाधि ना धारण करके सैयद वो तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। तो ये जब 16 के पीरियड में इसमें बहुत इसने अपनी शक्ति बढ़ाई। शक्ति बढ़ाने में इसके मुल्तान था, दीपालपुर था, पंजाब था, सिंध था, ठीक, इससे कई एरियो को जीत लिया था, आपने कई एरियो क्षेत्रों को जीत लिया था। ये कहा जाए जब दिल्ली सल्तनत में बैठता है ना गद्दी में 1414 में, तो इस टाइम के जो दिल्ली सल्तनत का इसका जिस डबल क्षेत्रफल जीत था इसका, ठीक, जब ये दिल्ली सल्तनत बैठता है तो डबल क्षेत्रफल हो जाता है इसका, दिल्ली सल्तनत के जितने ही एरिया इसने जीत लिया। तो इतना, चलिए इसमें इतना ही है। अब एक बार आपको थोड़ा सा इसको समझ में आना चाहिए, खिज्र खां किस तरह गद्दी पर बैठा है। वास्तव में खिज्र खां एक कठपुतली है, किसकी, तैमूर लंग की। ये अपने 7 साल के टाइम पीरियड में कुछ खास कर नहीं पाया
और एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। तो इसके बारे में और अभी अब थोड़ा सा और टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इतनी यहाँ से लेकर बात को आप जब यहाँ कोरिलेट कर लेंगे कि किस तरह खिज्र खां गद्दी पर बैठ रहा है, क्या क्या किस टाइम पीरियड में क्या क्या कर रहा है, तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। जरूरी नहीं कि आपको पढ़ना ही है, हर चीज़ का नोट्स बनाना जरूरी नहीं होता। ओके, तो अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ इसी को और पॉइंट को कवर करेंगे। ओके, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। उसके आगे खिज्र खां 1414 में सत्ता पर बैठता है, ठीक, गद्दी पर बैठा। 1414 ईस्वी में खिज्र खां सत्ता पर या दिल्ली के सल्तनत पर बैठता है। किसको हटा के? दौलत खां लोदी को हटाकर सत्ता में, और नए वंश की स्थापना करता है, सैयद वंश। ओके, खिज्र खां वास्तव में अपने आप को, या कहा जाए सैयद वंश के शासक वास्तव में अपने आप को मोहम्मद साहब के वंशज बताया करते थे। ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि किस वंश के शासक अपने आप को मोहम्मद साहब का पैगम्बर मोहम्मद साहब के वंशज बताया करते थे। वो सैयद वंश के शासक बताया करते थे, जिसमें खिज्र खां का नाम उल्लेखनीय होता है। ओके, तो इस बात पे संदेहास्पद है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं, अन्य इतिहास का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, संदेहास्पद है। सिर्फ एक तथाकथित है, कहा गया है, लेकिन इस पर कोई प्रूवन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, ये बात माना जाता है कि ये लोग अरब से आए थे। इस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि हाँ मोहम्मद साहब के वंशज ही थे। तो ये कहा जाए मोहम्मद साहब के वंशज कहे जाते हैं, मोहम्मद साहब के वंशज कहे जाते हैं। दावा किया था इन्होंने, ठीक है, दावा ऐसा किया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। और आगे देखते हैं, इसने कभी भी देखिएगा, पॉइंट नोट करते जाएगा, क्योंकि इसके बाद जहां मुबारक शाह आएगा जस्ट अपोजिट पॉलिसीज आ जाएंगी, जस्ट अपोजिट पॉलिसीज आएंगी। तो यहां पर पॉइंट को नोटिस करते जाइएगा। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों नहीं की उपाधि धारण, क्यों नहीं की? क्योंकि ये तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख, कुछ राइटर्स लिखते हैं पुत्र था और कुछ राइटर कहते हैं ग्रैंडसन था तैमूर का, शाहरुख। तो दोनों को ना लेकर मैं उसका उत्तराधिकारी वर्ड यूज कर रहा हूं। तो ये तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख का प्रतिनिधि था, प्रतिनिधि के रूप में भी इसलिए शासन कर रहा था। और इसीलिए इसने जो सिक्के चलाए उस पर दोनों का नाम भी अंकित करवाया था। ओके, और ये शाहरुख को वार्षिक राजस्व व भेंटें भेजा करता था। ठीक, शाहरुख को। खिज्र खां की बात चल रही, क्योंकि एक अभी प्रतिनिधि के रूप में सुल्तान ये अपना बना ही नहीं, क्योंकि और इसने सुल्तान की जगह रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। इसका वर्ड मतलब इसका कुछ विशाला करके होता है। विशाला मतलब किसी दूसरे का कहा जाए पावर है अटॉर्नी ट्रांसफ़र कर दी गई है, उर्दू वर्ड है, इसका शायद विशाला करके कुछ मतलब होता है, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, रैयत ए आला ये उपाधि इसने धारण की थी। अब देखिए, मैंने इंट्रो हो गया, किस तरह इसने सत्ता पे आया। तैमूर लंग की कृपा से इसको सत्ता मिल गई थी, और जीवन में 7 साल का टाइम पीरियड रहा, वो कुछ खास नहीं कर सका। और सत्ता पर बैठते ही इसने सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले सरदारों व अमीरों को संतुष्ट करने के लिए, अमीरों को संतुष्ट, उनको अपने अच्छे अच्छे पद दे दिए, उनकी नीतियाँ को उनको उपाधियाँ दी थी। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जो अमीर हैं ये भी तैमूर के कहा जाए अधीन हैं, तैमूर के, क्योंकि इन्होंने तैमूर का अधीनता स्वीकार की थी। मैंने बताया था इन अमीरों के ही नेतृत्व में दिल्ली की जनता जाती है तैमूर के सामने और उनके माफ़ी मांगती है। तो कहीं ना कहीं अमीर तैमूर के फेवर में है। और दूसरी बात, सुल्तान, असली सुल्तान तैमूर को ही मानते हैं, इसकी इज्जत नहीं हो रही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ कई पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। तैमूर के नाम, तैमूर शाहरुख के सिक्के चलवाए थे, वार्षिक राजस्व भेज रहा था, और अमीर जो है तैमूर को ही वार्षिक शासक मान रहे थे। अब देखते हैं खिज्र खां के टाइम पे गतिविधियाँ क्या हुई। दिल्ली पूरी तरह लुट चुकी थी, तैमूर लंग बर्बाद करके जा चुका था, और तैमूर लंग के बाद जो तुगलक शासक है वो उसको कभी बिल्कुल कवर नहीं कर सके। तो इस स्थिति में देखिए गड़बड़ क्या है,
राजस्व बिल्कुल नहीं आता है, राजस्व बिल्कुल नहीं है, खत्म है। और दूसरी बात, विद्रोह ऊपर से और हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, राजस्व बिल्कुल नहीं है, विद्रोह हो रहे हैं, तो एक्सपेंशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक्सपेंशन मतलब अपने विस्तार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। अब देखिए, राजस्व है नहीं, आप विस्तारवादी नीति चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि आपका ये विद्रोह, आपके घर ही में इतने विद्रोह हो रहे हैं। मैंने बताया हिंदू राजा इतना विद्रोह कर रहे थे जगह जगह, तो दिल्ली की सल्तनत काफ़ी सिमट चुकी थी। तो इन्हीं विद्रोहों को रोकने के लिए उसका 7 साल पूरा टाइम इन्हीं विद्रोहों को रोकने में ही चला गया, और पूरी तरह से वो रोक भी नहीं पाया। तो इसने कहा, क्या किया कि दिल्ली को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी। उसने समझा कि शायद विद्रोहों को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लेंगे, 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में पूर्वी अपने अंडर में रखा और पश्चिमी को दे दिया मुबारक शाह, जो मुबारक शाह इसका पुत्र था, उसके अंडर में दिया। लेकिन अभी भी विद्रोह कंट्रोल नहीं हो रहे थे, विद्रोह कंट्रोल नहीं। विद्रोह का मेन कारण क्या था कि विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए, विद्रोहों को जब कंट्रोल करेंगे तभी तो हमको राजस्व मिलेगा, जब वो अपनी अधीनता स्वीकार करेंगे। तो किसी भी राजा ने विद्रोह स्वीकार, कहा जाए अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। अब स्थिति और गड़बड़ हो रही थी, है ना। विद्रोह रुक नहीं रहे हैं, विस्तार हो नहीं रहा और राजस्व मिल नहीं रहा, कैसे से सुधरेगी? तो इसका एक कहा जाए वजीर है, उसका नाम है तुल्फा मलिक। इसे ताजुल मलिक की उपाधि भी दी गई, ताजुल मलिक की उपाधि भी थी। इसने सजेशन दिया ऐसा कि आप विद्रोह को रोकने की अपेक्षा राजस्व वसूली करने के लिए सैन्य अभियान करिए, कि मुझे राजस्व दो, नहीं तो मैं आपको अटैक करूंगा। इस आधार पर वो इंटरनल विद्रोह को मत रोकिए, उसका मेन अपना उद्देश्य है राजस्व वसूली। तो ऐसा एक राइटर लिखते हैं कि जब तक उसने तलवार नहीं उठाई उसे प्रॉपर राजस्व नहीं मिला। और लेकिन ये कहीं ना कहीं सेंटेंस गलत भी है। ये सेंटेंस बोला गया कि जब तक उसने तलवार नहीं उठाई उसे राजस्व नहीं मिला, लेकिन सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि तलवार उठाने के बाद भी उसको राजस्व नहीं मिला। ठीक है, तलवार उठाने के बाद भी उसको राजस्व नहीं मिला। अंत में जब सारे विद्रोहों से वो थक गया तो अंत में मेन आई समझौते की बात, समझौता। अब समझौता हो गया कि जो जितने राज्य हैं उसने समझौता कर लिया कि पर ईयर आपको इतना इतना हम राजस्व भेजा करेंगे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की, बस राजस्व भेज रहे थे, जिसमें ग्वालियर, बदायूं, इटावा के नाम उल्लेख नहीं आता है, छोटे छोटे राज्यों का। अब यहाँ पर एक राइटर ऐसा भी लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक था खिजर खां, जिसके शासनकाल में किसी भी शासक ने पूर्ण रूप से अधीनता स्वीकार नहीं की, पूर्ण रूप से अधीनता स्वीकार नहीं की। ये खिजर खां ही था। 7 साल का टाइम पीरियड था। देखिए 7 साल तक वो लड़ता ही रहा, विद्रोही शांत करते रहे। विद्रोह के बाद विद्रोहों को खत्म करने के उसने पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट दिया। पश्चिमी में मुबारक शाह को कंट्रोल लगा, तुम संभाल लो, लेकिन वो भी नहीं संभाल पाया। हिंदुओं ने इतना विद्रोह किया था, इसीलिए तो कहा जाता है कि यदि बहलोल लोदी सैयद के बाद कंट्रोल में ना आता तो दिल्ली पर भी हिंदू काबिज हो जाते। ओके, तो इसी बात समझौते के बाद धीरे धीरे राजस्व मिलता रहा और उसका टाइम पीरियड पूरा हुआ। 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1420 मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो आता है मुबारक शाह आता है। ओके, तो मुबारक शाह जस्ट पॉलिसी अपोजिट कर देता है। इसमें तो इसकी पॉलिसी सेम रहेगी, है ना, लेकिन ऊपर की जो हिस्सा है उसमें पॉलिसी इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो एक तरह से कहा जाए दिल्ली सल्तनत फिर एक तरह से तैमूर के संरक्षण से हट के एक नए अस्तित्व की तरफ बढ़ने लगती है, नए अस्तित्व की तरफ बढ़ने लगती है। उस पर चर्चा करेंगे। चलिए ठीक, एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं। खिजर खां, देखिए मृत्यु हो गई। फरिश्ता ने इसके बारे में लिखा है, सेंटेंस ध्यान रखिएगा, फरिश्ता ने इसके बारे में लिखा है कि यह उदार और न्यायप्रिय शासक था। खिजर खां एक उदार और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसमें योग्यता, शक्ति और चरित्र की कमी थी। फिर खिजर खां एक न्यायप्रिय और उदार शासक था, लेकिन उसमें योग्यता, चरित्र और शक्ति की कमी थी, जो देश के इतिहास में देश के इतिहास में संकट काल में दिल्ली के सुल्तान में होना चाहिए था। ओके, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, फरिश्ता ने खिजर खां के बारे में लिखा है कि सुल्तान
खिज्र खां न्यायप्रिय और उदार शासक था, किंतु उसमें योग्यता, चरित्र और शक्ति की कमी थी या शक्ति का अभाव था, जो देश के इतिहास में उस संकट काल में दिल्ली के सुल्तान में होना चाहिए था, ऐसा उसने लिखा है। मैं ये सेंटेंस इसलिए बताता हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये सेंटेंस किसके बारे में बताया गया है। कभी कभी बहुत ही कहा जाए अपोजिट सेंटेंस आ जाता है जिसके बारे में नहीं पता होता है। सेंटेंस थोड़ा सा बस ये है कि पढ़ते रहिए, याद रहता है। ओके, तो खिज्र खां का बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था, लेकिन ये समझने वाली चीज़ है किस तरह उसने गद्दी पर हथियाया था और किस तरह हिंदू अपना विद्रोह कर रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे मुबारक शाह। कोशिश करेंगे मोहम्मद शाह पे भी हम लोग थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो इशारा करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग मुबारक शाह और मोहम्मद शाह को कवर करेंगे, कोशिश करते हैं पूरा कवर कर लेंगे। ओके, तो खिज्र खां की 1421 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1421 में उसका पुत्र बैठता है, मुबारक खान नाम था इसका, मुबारक खान, और उपाधि लेता है मुबारक शाह की। मुबारक शाह नाम से वो गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर देखिए, एक आपको बात समझने वाली है। खिज्र खां के टाइम अमीरों का समर्थन था खिज्र खां को, क्योंकि वे मानते थे कि खिज्र खां तैमूर लंग का प्रतिनिधि है। और यहाँ भी जब इस सत्ता पर गद्दी पर बैठता है मुबारक खां, तब इसको अमीरों की स्वीकृति होती है, वहाँ के नोबल्स जो थे उनकी स्वीकृति होती है। लेकिन अब इसने कुछ ऐसे कार्य किए, देखिए कार्य, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, राजत्व के जितने भी कहा जाए चिन्ह हैं उनको सबको धारण किया, या फिर राजत्व के जितने भी सिद्धांत थे उनका उपभोग करना शुरू कर दिया। और क्या किया इसने, जो तैमूर लंग के जो तैमूर और उनको उत्तराधिकारियों के नाम सिक्कों पे चल रहे थे उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया। खुतबे जो पढ़ाए जाते थे उस पर उनका नाम हटा दिया, जो राजों से भेजा जाता था उसको भी बंद कर दिया। ठीक है, और इसने क्या किया, उसने नायब अमीरुल मोमिन, ऐसे कुछ नाम है, मोमिनी, इसकी उपाधि धारण की। मतलब ये सिर्फ खलीफा के प्रति ही निष्ठावान था और किसी के प्रति निष्ठावान नहीं था। ठीक, कुछ चार देखिए, पहला पर सुल्तान की उपाधि धारण की, राजत्व के जितने भी चिन्ह होते हैं उन सबका उपभोग करना शुरू कर दिया, तैमूर लंग की इज्जत करना छोड़ दी, मतलब उनको राजत्व भेजना शुरू कर दिया, उनको सिक्कों पर उनके नाम हटवा दिए, खुद उपाधि धारण करके ये नायब और अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण करके उसने ये बता दिया कि सिर्फ खलीफा के ही ये निष्ठा है। अब ये 4 पॉइंट थे, इससे क्या हुआ, अमीरों का इसको समर्थन नहीं मिल रहा था, अमीर इससे असंतुष्ट हो गए थे। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, अमीर अब यहाँ पे असंतुष्ट है इससे, सुल्तान से। ठीक, यहाँ पॉइंट आया। गद्दी पर बैठता है, वही बात जो खिज्र खां के टाइम में खिज्र खां ने जो समझौते कर रखे थे कि भैया राजस्व भेजते रहिए, लेकिन जब इसने इस तरह के तैमूर लंग की काजा पॉलिसी को डिनाई कर दिया पूरी तरह, तो फिर से विद्रोह शुरू हो गया। शुरू में विद्रोह शुरू हुआ, इसका जीवन भी 1421 to 34 तक चलता है। तो 34 तक लगभग 12 ईयर्स तक, 12 से 13 ईयर्स के आसपास टाइम पीरियड रहा। तो इसमें भी ये विद्रोहों को दबाने की कोशिश करता रहा पूरा। इसने कोई भी नए राज्य में स्थापित नहीं किया, ना तो पुराने हारे हुए राज्यों को पुनः जीतने की कोशिश की। इसका पूरा टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ इसका विद्रोहों को दबाने की कोशिश की। और इन विद्रोहों के दौरान इसके 3 मुख्य शत्रु भी सामने आए। इन शत्रुओं के नाम याद रखिए कि ये विलेन होंगे, उनका एक एक करके खत्म भी हुआ। खोखर जो उत्तर में था, खोखर, यहाँ पर एक शासक था जसरथ, नाम याद रखिएगा। ठीक है, मालवा का था महमूद खिलजी, सबके बारे में आएगा भी। और जौनपुर का था
इब्राहिम शाह। तो ये इसके मेन विलेन थे। इसने जसर के साथ कई बार संघर्ष किया, लेकिन इसको कहा जब सफलता नहीं मिली। ठीक, कई बार सफलता नहीं मिली। खिलजी पर भी कुछ खास लड़ाई नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर जौनपुर में इसके भी सफलता तो मिली, लेकिन जौनपुर दिल्ली सल्तनत में मर्ज नहीं हुआ, अभी वो स्वतंत्र है। इसको सफलता तो मिली इसके आगे, लेकिन ये स्वतंत्र रहा अभी भी। देखिए कुल मिला के समरी के तौर पर देखा जाए तो तीनों जो इसके विलेन आ रहे हैं वो कोई भी परमानेंटली अभी गया नहीं है रास्ते से। ठीक, 3 विलेन आ गए। और एक और पॉइंट अब देखते हैं। परिचय देख लिया, इसका जो जीवन देख लिया। अब देखिए इसके टाइम पर एक इसका वजीर था सरवर उल मुल्क। ये खिज़र खां के टाइम दिल्ली का राज्यपाल था और इसने इसको वजीर बना दिया था। अब सरवर प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए मैंने बताया भी था, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था तो कैग से 1976 के आसपास उसके लेखा संबंधी कार्यों को अलग कर दिया गया था। यही इसने भी किया था। मुबारक खान ने इसने किया था कि प्रशासनिक कार्यकुशलता से लेखा परीक्षण कार्य को इससे छीनकर सेनापति कमाल उल मुल्क को दे दिया था। नाम याद रखिए, कमाल उल मुल्क। सरवर उल मुल्क, वो कमाल उल मुल्क, दोनों को दे दिया था इसने। अब यहाँ से इसने सरवर उल मुल्क ने इसका जो चार्ज छिन गया था, इसको इसने अपनी बेइज्जती समझा और एक षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्र क्या रचा इसने कि देखिए अमीर तो इसके अगेंस्ट थे ही, और ये सरवर और वो मूल रूप से हिंदू था। इसका वास्तविक नाम मलिक सारूप था। ठीक है, सरवर और मुल्क तो इसको उपाधि मिली थी, इसको मलिक सारूप, लेकिन ये मूल रूप से हिंदू था। तो इसको हिंदुओं का भी समर्थन मिल गया और उधर अमीरों का भी समर्थन मिल गया, मतलब मुसलमानों का भी समर्थन मिल गया, दोनों को समर्थन मिल गया। तो इसने एक षड्यंत्र रचा, और जब मुबारक खां अपने द्वारा ही बस स्थापित किए गए नगर मुबारकाबाद, यमुना नदी के तट पर पूछा जाता है एग्जाम में, मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक खां ने की थी यमुना नदी के तट पर। तो उसका निरीक्षण कर रहा था, उसी समय इनके जो गुट बनाया था उसने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद सिद्धपाल नामक व्यक्ति ने इसको हत्या कर दी। और इस तरह 1434 में मुबारक खां की मृत्यु हो जाती है। कोई खास टाइम पे कुछ काम नहीं रहा। जो 3 शत्रु सामने आए उसमें से किसी तरह परमानेंट इसको रिजल्ट नहीं मिला। इसने एक नए कहा जाए सैयद वंश को एक सही दिशा देने की कोशिश की। कुछ कहा जाए डेवलपमेंट तो नहीं किया, लेकिन हाँ एक सही दिशा देने की कोशिश की, उसके आगे कुछ नहीं किया। वो सही दिशा भी इसके बाद मोहम्मद खान शाह बेकार करके रख देते हैं। ठीक, पूरी तरह जो उसने से जो तैमूर लंग को हटाने की कोशिश की, एक राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादन करने की कोशिश की, कुछ हद तक डेवलपमेंट करने की कोशिश की, लेकिन मुबारक शाह के वो मोहम्मद शाह के इसको सब खराब कर देते हैं। तो इतना आपको समझ में आया, इससे ज़्यादा और कुछ है भी नहीं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मोहम्मद शाह। एक बात और, मुबारक खां के बारे में सरहिंदी ने एक सेंटेंस लिखा है कि सुल्तान ने 17 वर्ष 3 माह और 16 दिन तक शासन किया। याद रखिए कि सुल्तान ने 17 वर्ष 3 माह और 16 दिन तक शासन किया, लेकिन टाइम पीरियड रहा 13 ईयर्स। थोड़ा कहा जाए मिस हो रहा है, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, इसलिए मैं सेंटेंस बता रहा हूँ कि सुल्तान ने 17 वर्ष 3 माह और 16 दिन तक शासन किया। और इसके बारे में फरिश्ता ने एक अच्छा सेंटेंस लिखा है कि सुल्तान एक सभ्य राजकुमार था जिसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। सुल्तान एक सभ्य राजकुमार था जिसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। प्रशंसनीय गुण तो आप देख ही सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह, अब देखिए मोहम्मद शाह इसका पुत्र नहीं था, मुबारक शाह का पुत्र नहीं था, इसका भतीजा था। मुबारक खां के भाई था एक फरीद खान, उसका पुत्र था ये फरीद खां, उसका पुत्र था मोहम्मद शाह। ठीक,
भतीजा था। और सैयद वंश के सबसे अयोग्यतम शासकों में इसका नाम लिया जाता है, सबसे अयोग्यतम शासकों में इसका नाम लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बॉडी के जो सामने आ रही थी वो सरवर उल मुल्क आती है, दूसरा कौन व्यक्ति आया, सेनापति कमाल उल मुल्क, कमाल उल मुल्क। तब देखिए तो देखिए मोहम्मद इसके टाइम पीरियड में कहा जाता है कि सबसे अयोग्य शासक था, बहुत ही लेथर्जिक मतलब आलसी टाइप का इंसान था, कोई काम नहीं करता था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन शासन कर रहा है कौन क्या कर रहा है, बस अपने काम में व्यस्त रहता था। तो इसी कारण या इसकी जो मेन सत्ता संभाल ली थी वो सरवर उल मुल्क ने ले ली थी, सरवर उल मुल्क ने अपने अंडर में ले रखी थी। उसने कहा जाए ट्रेजरी पर भी अपना दरबार में और ट्रेजरी पर और शस्त्रशाल में, जिसे हम लोग बोलते हैं जो शस्त्रशाला थी उसको शस्त्रशाला, ट्रेजरी और दरबार सब में इसमें कुल मिला के अपना आधिपत्य बना रखा था। देखिए मूल रूप से था एक हिंदू। और यहाँ पे कमाल उल मुल्क जो सेनापति था ये असंतुष्ट था इसके कार्यप्रणाली से, तो इसने भी एक षड्यंत्र रचा और इसको मार दिया, सरवर उल मुल्क को मार दिया। इससे मोहम्मद शाह काफ़ी खुश हुआ, भैया तुमने तो हमारा पूरी पावर ही बढ़ा दी, हमको तो बल याद दिला दी हमारी पूरे। और खुश होकर इसको कहा जाए, इसको खुश कमाल उल मुल्क को खुश होकर कमाल खां की उपाधि दी थी, कमाल खां की उपाधि थी। अब देखिए इसके बाद मोहम्मद शाह का फिर से राजाभिषेक होता है, जिसमें के एम निजामी लिखते हैं कि निष्ठा की शपथ लेते हुए सुल्तान मोहम्मद का दोबारा राज्यारोहण होता है। निष्ठा की शपथ के साथ सुल्तान मोहम्मद का दोबारा राज्यारोहण होता है। तो लेकिन फिर भी दोबारा राज्यारोहण होने से क्या होता, क्वालिटी तो उनकी आलसी वाली है ना, काम इसने फिर भी कार्य करना शुरू नहीं किया। जब पावर्स इसके पास आ भी गई तो भी कार्य करना शुरू नहीं किया। अब स्थिति ये हो गई कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पॉलिसी बेकार हो गई। यहाँ पर अभी तक जो शासक आ रहे थे एक्सटर्नल पॉलिसी में तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इंटरनल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे थे, जो विद्रोह को दबाने की कोशिश करते, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए जहाँ पर तुगलक वंश अंत खत्म हो रहा था, नुसरत शाह और नसीरुद्दीन महमूद के बीच में कोलैप्स हो रहा था, दोनों की फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, खिजर खाने की कोशिश की थी। वहीं पर जब इन दोनों के बीच में विवाद हो रहा है, सुल्तान अलग बैठा है, तो एक नया विलन आ रहा है बीच में, मालवा का महमूद खिलजी, ये आ जाता है, इसकी एंट्री हो जाती है यहाँ पर। महमूद खिलजी मालवा से अटैक करता है दिल्ली पर। अब महमूद शाह भयभीत होते हैं कि मदद किससे मांगे, हमारे पास तो ना तो सेना है, राजस्व कुछ हमने कमाने की कोशिश नहीं की थी, जीवन भर कुछ किया ही नहीं है। तो इसने समाना के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित किया। बहलोल लोदी, देखिएगा एक नई एंट्री आ रही है, बहलोल लोदी नाम पहली बार आप सुन रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री में, लेकिन अभी हिस्ट्री इसकी ये लगभग एक कहा जाए लगभग 150 साल पहले से लोदी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी फ्रंट लाइन पर हम लिए बैठक नहीं कर रहे थे तो दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग जब कवर करेंगे तो थोड़ा सा बैक लेके चलेंगे बहलोल लोदी को। तो बहलोल लोदी को आमंत्रित करते हैं और बहलोल लोदी और खिलजी के दोनों के अटैक कहा जाए युद्ध होता है। उसमें महमूद खिलजी संधि को एक्सेप्ट करते हुए वापस लौट जाता है। ठीक है, इससे सुल्तान बहुत खुश होता है। इस कार्य से सुल्तान, जब संधि हो जाती है तो इससे सुल्तान बड़ा खुश होता है, मोहम्मद शाह तो बड़ा खुश होता है। मोहम्मद शाह बहुत खुश हुआ और उसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कह के बुलाया था। याद रखिएगा, अपना पुत्र, ये सेंटेंस कई बार अभी आएगा, उसको सेंटेंस को पूरा भी कहेंगे। अपना पुत्र कह के पुकारा और उसे खान ए जहाँ की उपाधि भी दे दी, खान ए जहाँ की उपाधि दे दी। ठीक है, खान ए जहाँ पर। लेकिन यही चीज़ सैयद वंश के पतन की तरफ अग्रसित हो गई। यही चीज़, यही जब बहलोल लोदी को जो उसने इन्विटेशन दिया था, तो यही बात सैयद वंश के पतन का कारण बनती है। क्योंकि अब देखिए बहलोल लोदी की निष्ठा डगमगाने लगती है और वो दिल्ली की सत्ता हस्तगत करने की कोशिश कर रहा होता है। इस विचार में बना रहता है कि कुछ प्लानिंग की जाए और किसी तरह दिल्ली की सत्ता
हस्तांतरित की जाए। लेकिन सुल्तान इतना विश्वास करता उस पर, तो वो कुल मिलाकर सुल्तान की हत्या नहीं करना चाहता था, इसीलिए एक सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। और देखिए इस समय स्थिति ये हो गई कि राजस्व आ नहीं रहा है, ठीक है, और उसके दरबारी और जितने भी लोग हैं या कह सब जितनी जनता है, प्रजा या दरबारी जितने हैं, वो उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, तो दोनों ही अगेंस्ट में आ गए हैं, ठीक। और इन दोनों में सबसे बड़ा जो खतरा है, पैसा आ नहीं रहा है तो कोई युद्ध होगा, हम हार जाएंगे, जनता सपोर्ट नहीं कर रही है तो कभी भी विद्रोह करेगी, हमको सत्ता से हटा देगी। लेकिन जो सत्ता हटाने का मेन कारण जो बनना है वो बहलोल लोदी, जो एक अवसर की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा विद्रोह हो और हम सत्ता हस्तांतरित करते हैं। लेकिन वो क्या करते, वो बस इसी चक्कर में था कि दोनों कारण कुछ न कुछ ही दिनों में सुल्तान को रास्ते से हटा देंगे और सत्ता मैं खुद ही ले लूँगा। यही कारण होता है मोहम्मद शाह आकर कहा जाए 1334 के आसपास उसकी हो जाती है मृत्यु। 1334 के आसपास मोहम्मद शाह की हो जाती है मृत्यु, और अभी बहलोल लोदी ने सत्ता नहीं संभाली है। बहलोल लोदी ने अभी भी, देखिए, वो मौके का इंतजार कर, वो कहता है कि हमको पोलाइटली हमको मिल जा सकता, क्यों ये कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं अटैक कर रहा है, यही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। क्यों बहलोल लोदी मोहम्मद शाह को मार कर सत्ता क्यों नहीं ले रहा है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार ऑलमोस्ट जाता है 1429-30 के आसपास अटैक होता है, और लगभग ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक, जस्ट मिनट मुझे सोचने दीजिए थोड़ा सा, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड रहा 1304 से, इसका टाइम पीरियड रहा 1304 से 43 तक, और ये 40 के आसपास महमूद खिलजी अटैक कर रहा होता है। तो 40 के आसपास ये दिल्ली की सिंहासन पर नजरें गड़ाए बैठा है। तो 3 साल तक इसने नजरें गड़ाए बैठा रहा। मोहम्मद शाह मृत्यु होती है। अभी भी बहलोल लोदी सत्ता हस्तांतरित नहीं कर रहा, याद रखिएगा, सुल्तान की हत्या नहीं कर रहा। इसके बाद अलाउद्दीन शाह भी बैठेगा आके, अलाउद्दीन आलम शाह भी बैठेगा आके, लेकिन उसकी भी वो हत्या नहीं करेगा किसी भी हालत में। क्यों नहीं करेगा, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बहलोल लोदी क्यों नहीं सुल्तान की हत्या कर कर स्वयं सुल्तान बन रहा था, क्यों ये लगभग 7 से 8 सालों तक वेट किया इसने। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सैयद वंश का लास्ट शासक बचेगा अलाउद्दीन आलम शाह। कुछ नहीं खास है, थोड़ा सा पॉइंट है, मुश्किल से जस्ट 5 से 6 मिनट का पॉइंट है, उसको हम लोग कवर करते हुए बहलोल लोदी को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण थे कि बहलोल लोदी ने सत्ता हस्तांतरित नहीं की, और दूसरी बात ये अचानक से इसकी एंट्री क्यों हो गई। ये एंट्री अचानक से नहीं है, लोदी तो लगभग 150 सालों से ही कंट्रोल में है, लेकिन अभी फ्रंट लाइन में नहीं थे। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश के लास्ट शासक, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देखने की कोशिश करेंगे बहलोल लोदी को। ओके, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग सैयद वंश के लास्ट शासक को कवर करने की कोशिश करेंगे, लास्ट रूलर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मोहम्मद शाह को मृत्यु के बाद बहलोल लोदी पलके बिछाए दिल्ली सल्तनत को हस्तगत करने के लिए प्लानिंग क्या एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। लेकिन अब मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन शाह, जस्ट मिनट, अलाउद्दीन शाह 1443 to 51, ठीक है, ये लास्ट में शासक था। तो एक्चुअली 1443 से 47 ही था, लेकिन लिखित रूप में 51 पे हस्तगत हुआ था, इसलिए 51 लिया जाता है। अब देखिए एक बात गौर करने वाली यहाँ पर आती है, कुछ बुक्स में मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 45 तक बता दिया है, लेकिन 43 ही है, ठीक। दूसरी बात, आलम शाह की मृत्यु 1476 की हुई थी, कुछ राइटर्स 478 बता देते हैं, लेकिन सर्वमान 476 बताया गया। ओके, तो कन्फ्यूजन ना होइएगा, जो मैं लिखता हूँ वो मैं कई जगह डिस्कस करके दिखता हूँ। ओके, तो अब अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन शाह था इसका नाम, अलाउद्दीन शाह उपाधि धारण की आलम शाह नाम से सुल्तान पर बैठा, ठीक। इसी के टाइम पीरियड में जो सैयद वंश की सत्ता है वो लोदी वंश में
हस्तगत हो जाती है। सबसे अयोग्यतम शासक रहा। ये कहा जाता है कि ये इतना आलसी था कि ये अपने इस कार्यकाल में बदायूं के बाहर कभी गया ही नहीं, बदायूं के बाहर जाता ही नहीं था, और इनडायरेक्टली ये दिल्ली का शासन कहा जाए कंट्रोल करने की कोशिश करता था। सारे दरबारी और अमीर ही कंट्रोल करते थे, ये बदायूं के बाहर जाता ही नहीं था, किसी तरह की कार्यभार में इंटरफेरेंस करता नहीं था। तो स्थिति और बिगड़ती ही चली गई थी। और सबसे बड़ी बात है, बहलोल लोधी पलके बिछाए इंतजार कर रहा था कि तब कब तुम निकलो, कब हम रास्ते अब सत्ता हस्तांतरित करें। एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है बहलोल लोधी बैकग्राउंड में, और उसे कहा जाए लकीली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इसका और एक हमीद शाह या कहीं कहीं हमीर खान भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका वजीर है। इन दोनों में हो जाता है विवाद। तो क्या होता है, अलाउद्दीन या आलम शाह गुस्सा आके नाराज हो गए, कहता है कि अब मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, अब मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, ठीक है, दिल्ली नहीं आऊँगा, भी मैं बदायूं में ही रहूँगा, बदायूं में ही रहूँगा। हमको नाराज़ हो गया, हमको कोई मना नहीं रहा है, तो मैं अब दिल्ली नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ बदायूं के सूबेदारी से खुश हूँ, मैं सिर्फ इतना ही एरिया में रहूँगा। और जो बदायूं का जो दिल्ली की सल्तनत थी वो अपने पत्नी के दो भाइयों शहर ए शाहना और अमीर कोहते को दे दी, कहते जाकर तुम लोग दिल्ली पे शासन करो, मुझे नहीं चाहिए। वो VRS ले लिया, VRS लेकर दिल्ली बदायूं में बैठा है। तो इन दोनों में भी हो जाता है संघर्ष, एक मर जाता है और दूसरे को जनता अपदस्थ कर देती है, ठीक है, हटा देती है। तो कुल मिला के अब हो गई गद्दी खाली, और जनता इनवाइट करती है, किसको करती है कि सत्ता बैठो आके, जनता कुल मिला के वो अमीर इनवाइट करते हैं बहलोल लोधी को कि अब आके तुम सत्ता बैठा लो। अब देखो कुल मिला के पोलाइटली बहलोल को दिल्ली की गद्दी मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में एक बात और भी है कि बहलोल के जो पिता थे, वो कहा जाए, वो बात नेक्स्ट टाइम में कवर कर लेंगे, चलिए ठीक है। बहलोल कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह, क्या जाए, बहलोल लोधी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा, क्लियर करने दीजिए। बहलोल अलाउ की मुबारक खां, मोहम्मद खां, ठीक है, मोहम्मद खां इसके टाइम पीरियड में एक्टिव हुआ था, ठीक है, टाइम पीरियड में एक्टिव हुआ था। अब देखिए कहीं ना कहीं बहलोल इसका सम्मान करता था, तभी तो इसको मारा नहीं लास्ट तक। दूसरी बात, इसका पुत्र था अलाउद्दीन, जो अब करंट में बैठा हुआ है। तो दोनों के टर्म्स अच्छे थे, इन दोनों के टर्म्स अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो जब बहलोल लोधी गद्दी पर बैठता है तो एक लेटर लिखता है अलाउद्दीन के नाम पे कि मैं सुल्तान की भलाई के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, मैं सुल्तान की भलाई के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो इसके जवाब में अलाउद्दीन रिप्लाई करता है कि मेरे पिता ने तुमको पुत्र कह के पुकारा था और इसलिए इस हिसाब से तुम मेरे भाई समान हो। मैं दिल्ली बदायूं के परागने से खुश हूँ, बदायूं की सूबेदारी से खुश हूँ और तुम्हारे लिए दिल्ली का साम्राज्य तुमको दे रहा हूँ, दिल्ली का साम्राज्य तुमको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ लेटर लिखा था। बाद में इसकी भी लंबी कहानी, जब हम लोधी को कवर करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या लेटर था, क्या बताया गया था, किस तरह बहलोल लोधी ने चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए सत्ता को हस्तांतरित किया। तो इसके बाद दिल्ली की सत्ता मिल, ये देखिए जो ये झगड़ा होकर जाता है ये 1447 की बात है, 1447 की टाइम पीरियड है, ठीक है। और 4 सालों तक बहलोल लोधी, ठीक है, सिर्फ उसके नाम पे, सुल्तान के नाम पर सत्ता करता है। लेकिन जब लिखित में लेटर मिल गया अलाउद्दीन का, मैंने कैसे कहा था, जब लेटर मिल गया तब उसने लिखित में अपने आप को सुल्तान अनाउंस किया और जो सिक्के चल रहे थे ना आलम शाह के नाम पड़ा होता, उन सबको बंद कर दिया और दिल्ली में एक नए वंश लोधी वंश की नींव डाली, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होगा, जो दिल्ली का अंतिम
वंश होगा, जिसमें सिर्फ 3 ही शासक आएंगे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को तो पता ही होगा, आपने सब बच्चों ने पढ़ा है कि वो बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर 1451 में बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता है और एक नए वंश लोदी वंश को इनॉग्रेट करता है। अब यहाँ बैकग्राउंड में इनका क्या होता है, अलाउद्दीन शाह का, ये वहाँ के दिल्ली के बदायूं को परखने की सूबेदारी से खुश होते हैं और वहीं पर एक साधारण से अमीर की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। 1476 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1476 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब देखिए, मैंने कहा थोड़ा सा एक पॉइंट कहा कि यहाँ इतना आपको समझना है, सैयद वंश खत्म हो गया, कोई खास कहा जाए अचीवमेंट नहीं, कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई, पूरा हम लोगों ने जल्दी से कवर कर लिया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आ सकता एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक और बात, मोहम्मद शाह के जो टाइम पीरियड था उसमें भी एक लाइन बोली जाती है कि दिल्ली के उसका जो शासन था वो दिल्ली से 40 मील के ही अंडर में था, उसके बाद अमीरों का ही शासन चलता था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने अलाउद्दीन शाह को कवर कर लिया। अब देखिए बहलोल लोदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बहलोल लोदी था वो मूल रूप से अफगान था, लोदी जो थे मूल रूप से अफगानी थे और अभी तक तुर्कियों का शासन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बात को बहलोल लोदी भी जानता है कि जनता अफगानियों को पसंद नहीं करेगी सत्ता में बैठने के लिए। अब देखिए, ये जो अफगानी ही अचानक से भारत में एंट्री नहीं ली है, ये ली थी इन्होंने एंट्री 1446 के आसपास, जब नसरुद्दीन महमूद का शासन था, बलबन का टाइम पीरियड है, बलबन प्रधानमंत्री था 1446 के आसपास। तब बलबन ने प्रधानमंत्री था ना, तो बलबन ने अफगानियों को इस बिसात पर सेना में भर्ती किया था कि थोड़ा एग्रेसिव नेचर के होते हो, सेना में अच्छे आक्रामक युद्ध सैनिकों की भूमिका अदा करेंगे। शुरुआत हो गई। उसके बाद अलाउद्दीन का टाइम पीरियड आता है। अलाउद्दीन ने इसमें इनकी योग्यता को और डेवलपमेंट किया और इनको एक प्रमुख सेनापतियों में, प्रमुख योद्धाओं के रूप में यूज़ करना शुरू किया। ठीक, लेकिन धीरे धीरे टाइम पीरियड और आगे बढ़ा। जब तुगलक टाइम पीरियड आए तो इनको और इनकी डेवलपमेंट हुई। इन्होंने कहा जाए सूबेदारियों का, गवर्नर्स का पद मिलने लगे इनको, इनकी शक्ति और सुदृढ़ होने लगी, सूबेदारी मिलने लगी और सैयद वंश आते आते इनकी पहुंच दरबारियों तक हो गई, दरबार तक हो गई। और धीरे धीरे ये कहा जाए 1450 को भी हम कॉलेट कर लेंगे, लगभग 14 से 1350, लगभग 150 साल, मोटा मोटा अगर देखते हैं तो 150 साल तक ये अफगान पुराने हैं, लेकिन बस दिख नहीं रहे थे। तो 150 सालों के बाद अब बहलोल लोदी कहा जाए लोदी अफगानी मूल रूप से दिखने लगे। अब देखिए, जो यही क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि क्यों बहलोल लोदी मोहम्मद शाह को मार कर दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहली बात तो जनता का समर्थन ना मिलता और इस तरह उसने जनता के अमीरों को समर्थन से मिलते हुए वो सत्ता बैठा। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं स्थिति और ख़राब हो जाती, क्योंकि ये मूल रूप से यहाँ के नहीं थे, अफगानी थे और यहाँ पे दिल्ली सत्ता में अभी तक तुर्कियों का शासन चल रहा था। ये दो ही कारण बेसिकली समझ में आते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। ठीक है, आज हम लोगों ने पूरा सैयद वंश कवर कर लिया, सैयद वंश के बारे में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके नोट्स बना लेते हैं तो इससे ऊपर कहीं कुछ नहीं आएगा। ओके, इतने में सैयद वंश कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहलोल लोदी वंश को स्टार्ट करेंगे और बहलोल लोदी के बाद जो अन्य शासक आते जाएंगे उनको हम लोग कवर करते जाएंगे। ओके, बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, ये सब आते जाएंगे, हम लोग कवर करते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का जो क्वेश्चन है उसको मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन है, कभी कभार मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बता पाता हूँ, तो आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ईजिएस्ट है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं। ठीक, किस अनुच्छेद में है सबको पता है, तो सलाह मांगते हैं। उस सलाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह के संबंध में कौन सा सेंटेंस सही है। पहला ऑप्शन है, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं। सेकंड ऑप्शन, बाध्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन, बाध्य, कुछ केसेस में बाध्य हैं और कुछ केसेस में बाध्य नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ देम। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूं, राष्ट्रपति द्वारा
सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस सही है? फर्स्ट वन, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। दूसरा, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा, कभी कभार सलाह कुछ केसेस में मानने के लिए बाध्य है और कुछ केसेस में मानने के लिए बाध्य नहीं भी है। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ देम। इसका आंसर मुझे दीजिए। मुझे उम्मीद है इसका क्वेश्चन आंसर आप खोजेंगे तो आपको और नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। अगर नहीं बता पाऊंगा तो मैं कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, और मेरी वीडियोस में कोई कमेंट हो या कोई पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह की कोई राय हो, कोई क्वेश्चन हो, उसको अवश्य बताएं मुझे। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसको शॉर्ट आउट करूं, या कोई आपको सजेशंस हो उसको भी अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग लोधी वंश को कवर करेंगे।